शाम और खुश नजर आ रहा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने रियाद के शाह अब्दुल अजीज़ रेस कोर्स ग्राउंड में मुनक़िदा चौथे सऊदी कप के फ़ाइनल मुकाबले की सरबराही की। अरब मीडिया के मुताबिक वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान ने घोल दौर की फ़ातिह जापान के बैन सलासा को सऊदी कप 2023 की ट्रॉफ़ी दी। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने हीरो रेस कंपनी को मुबारकबाद दी, जो फ़ातिह घोड़े पेंथाला की मालिक हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हॉर्स ट्रेनर्स को भी मुबारकबाद दी, जिन्होंने घोड़े का मॉडल और घुड़सवार हेलमेट हासिल किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाला दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुकाबला, जो दुनिया की रेस से स्लोगन के तहत शुरू हुआ, मुकाबले में मजमूई तौर पर $35 मिलियन के इनामात रखे गए थे। मुकाबला 16 राउंड्स पर मुश्तमिल था, जिसमें से 16 ममालिक के 243 घोड़े सवार शरीक हुए थे। तुर्की ने रबा माह के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद घरों की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब तुर्की और शाम में ज़लज़ले से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले से तुर्की में 1,60,000 इमारतें बुरी तरह मुतासिर हुई, जिनमें 5,20,000 अपार्टमेंट्स के रिहायशी अब आर्जी पनाहगाहों में हैं। तुर्की में डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि जुमा की रात तक हलाकतों की तादाद बढ़कर 44,218 हो गई थी, जबकि शाम की ताज़ा तरीन ऐलान करदा एदाद शुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 5,914 हो गई है। तुर्की सदर ने 1 साल के अंदर मुतासरीन के लिए घरों की तामीर नौ का वादा किया है, जबकि माहिरीन का कहना है कि हुकाम को तामीरात में हिफाजती मयार को रफ्तार से पहले जारी रखना चाहिए। तुर्की हुकूमत ने एक आला अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कई प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। यह अमल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हिफाजती मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि बेघर अफराद के लिए इजाफी ख़ीमे भेजे गए हैं, लेकिन मुतासरीन ने शिकायत की है कि उनको टेंट्स की कमी का सामना है। हासा कस्बे में एक स्कूल के बाहर इमदाद हासिल करने के लिए कतार में खड़े 67 साल एक आदमी ने बताया कि उनके 8 बच्चे हैं और वो एक ख़ीमे में रह रहे हैं। बारिश से भी मसला है और ज़मीन में भी नमी है। शुमाली कोरिया में हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया में वालिदैन को हाल ही में अपने बच्चों को हॉलीवुड फिल्में देखने की इजाज़त देने की सख्त नताइज से खबरदार किया गया था। ज़राए ने वजाहत की है कि शुमाली कोरिया के मोहल्लों में मुतअद्दिद इजलास मुनक़्क़िद किए गए ताकि वालिदैन को हुक्काम की जानिब से इन लोगों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त से आगाह किया जा सके, जो अपने बच्चों को मगरबी मवाद देखने की इजाज़त देते हैं। इस वार्निंग को मद्देनज़र न रखने की सूरत में गैर मुल्की फिल्में या टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हुए पकड़े जाने वाले बच्चे के वालिद को 6 माह की मुद्दत के लिए लेबर कैंप में भेज दिया जाएगा और इनके बच्चों को 5 साल के लिए समाजी खिदमत अंजाम देने पर मजबूर किया जाएगा। अखबार द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग जनूबी कोरिया के सकाफत के मुताबिक बात करते, नाचते या गाते पकड़े जाएंगे, उन्हें 6 माह के लिए कैंपों में काम करने की सज़ा भी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक प्योंगयांग के हुक्काम ने वालिदैन से मुतालबा किया है कि वो अपने बच्चों को रियासत के सोशलिस्ट नज़रियात के मुताबिक तालीम दे। एक रियासती अहदेदार ने कहा कि बच्चों की तालीम घर से शुरू होती है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को तालीम नहीं देगी तो सरमायादारी के लिए नाचेंगे और गाएंगे और सोशलिस्ट नज़रियात के मुखालिफ हो जाएंगे। दिल्ली फसादात को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन फसाद मुतासिरीन अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं और इतना अरसा गुजरने के बावजूद 10% मुकदमात का फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है। ख्याल रहे कि साल 2020 में मशरक़ी दिल्ली में फसादात में 53 लोगों की जानें गई थी। इस दौरान 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। फसादात के सिलसिले में दिल्ली की एक कोर्ट में 675 मुकदमात दर्ज किए गए थे। 3 साल गुजरने के बाद भी यानी 20 फरवरी 2023 तक सिर्फ 47 मुकदमात का फ़ैसला हुआ है। इनमें
36 मुल्जिमान को बरी भी कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फसादात से मुताल्लिक़ मुक़दमात में ज़्यादातर मुल्जिमान को शनाख्त करने में इस्तग़ासा की नाकामी के नतीजे में बरी कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बरी होने वाले 15 अफराद से मुताल्लिक़ मामलों में अदालत ने पाया कि पुलिस ने मुल्जिमान की शनाख्त ताख़ीर से की। पुलिस स्टेशन की रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी, जिसे कि रोज़ाना की डायरी में इंदराज की अदम मौजूदगी, गिरफ्तारी के मेमो पर दस्तखत न होने और मुल्जिमान की मुलव्विस होने के बारे में सीनियर अफसरान को मुतला करने वाली कोई तहरीर रिपोर्ट उनके बरी होने की बास बनी। रिपोर्ट के मुताबिक फसादात से मुताल्लिक़ 10 बरी होने वाले मुल्जिमान के मुक़दमात में पुलिस गवाहों ने मुल्जिमान की शनाख्त करते हुए कहा कि वो उन्हें फसादात से पहले जानते थे, क्योंकि वो इलाके के बीट अफसर थे। ताहम उनकी गवाही मुकदमे की आजमाइश पर खरी नहीं उतरी। जबकि 3 बरी होने वाले अफराद के मुकदमात में अदालत ने नोट किया कि जरा के दौरान पुलिस गवाहों ने कहा कि वो याददाश्त में कमी का शिकार हैं और इसके लिए दवा भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब ऐसे 8 केसेस में पुलिस ने खुफिया मुखबिरों की दी गई मालूमात की बुनियाद पर 4 मुकदमात में गिरफ्तारियाँ की। 3 अहकामात में अदालत ने नोट किया कि पुलिस ने मतजाद बयानात दिए। छत्तीसगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहरोज़ा 85वां प्लीनरी इजलास के तीसरे और आखिरी दिन समाजी इंसाफ के मुताल्लिक़ करारदाद पेश की गई। इस करारदाद को कांग्रेस लीडर मीरा कुमार ने पेश किया, जिसकी कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी समेत मुतअद्दिद लीडरान ने तायद की। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मौके पर कांग्रेस के 1885 से लेकर 2023 तक की तारीख़ पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को आइन दिया, जमहूरियत दी और इसकी हिफाजत करना हम कांग्रेसियों की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सिपाही इस वक्त के हाकिम से बिना डरे सड़क से पार्लियामेंट तक लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। अक़लियती शोबे के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वो 1885 से 2023 तक के इस सफ़र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 85वें प्लीनरी इजलास में रायपुर की सरजमीन से मुल्क को कोने कोने से आए हुए कांग्रेसी सिपाहियों का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर उन्होंने ये अशार पढ़े, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आँखों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ ना होगा। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बतों के सिवा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबका विकास का नारा झूठा और खोखला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा और खोखला है। हमारा आबा अजदाद ने इस मुल्क को आइन दिया, जमहूरियत दी, इसे हम बचाएंगे। इसे 1985 से 2023 के सफ़र में डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आखिर में उन्होंने कैफ़े आज़मी की ये नज़म पढ़ी, ये ज़मीन तब भी निकलने पे आमेदा थी, पाँव जब टूटी शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, इन दिनों जो कपाव में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बाबू दर और ज़रा और सवारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो मैं भी उठूँ, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की से इसी दीवार में खुल जाएगी। 1885 से 2023 तक के इस सफ़र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में रायपुर की सरजमीन पर देश के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के सिपाहियों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए कांग्रेस की बुनियाद के पत्थर आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा वजूद है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन है जो इस देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा और दशा तय करेगा। 1923 में महज 35 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कभी कहा करते थे कि दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं, जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती है। वो कहा करते थे कि सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मुझे फख्र है और मैं सलाम करता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने जमाने को दिखा दिया कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए
मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मेरे भाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों पर 3,500 किलोमीटर में अपने कदमों की थाप से राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की नई इबारत लिखी है, उसको कागज पर उतारने का काम करेगा यह अधिवेशन। मेरे भाई, जिस सामाजिक न्याय का ख्वाब देखते हुए हमारे पुरखे इस जमीन की खाक में मिल गए, उन ख्वाबों को ताबीर में बदलने का काम करेगा यह महाधिवेशन। यकीनन मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सरकारी कलम से जुल्म की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। कहीं कोई रोहित बेमुला तो कहीं कोई नासिर और जुनैद मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए। ऐसे में एक पागल भीड़ है जो खड़ी हुई है सब कुछ तहस नहस करने के लिए, संविधान को तहस नहस करने के लिए। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाएं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि यह मुल्क संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। ऐसे में हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारियां हैं कि हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वक्त के हाकिम से बिना डरे हुए उसकी आंख से आंख मिला करके बावाज़े बुलंद आपके बहने वाले हर लहू के कतरे का हिसाब मांगते रहेंगे। मैं आखिर में बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि डरिए मत। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, खोखला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है, झूठा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पुरखों ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, उसे हम बचाएंगे। इन 1885 से 2023 के सफर में डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों पे उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, वक्त के साथ नए नक्श निभाए हमने। कि ये आवाजें बुलंद और बुलंद बामोदर और जरा और संवारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने सियासत से रिटायरमेंट के कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कभी रिटायर्ड हुई थी और न ही कभी होंगी। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने ये इत्तला दी। अलका लांबा ने कहा कि इस मामले पर उनकी सोनिया गांधी से बात हुई है। अलका ने कहा कि मैंने मीडिया में आने वाली मैडम की रिटायरमेंट से मुताल्लिक खबरों के बारे में उन्हें बताया। वो हंस पड़ी और कहा कि मैं कभी रिटायर नहीं हुई थी और न ही कभी होंगी। सोनिया गांधी का ये बयान इसके लिए आया है क्योंकि रायपुर में उनकी जज्बाती तकरीर के बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि वो अब सियासत से रिटायर हो सकती हैं। उन्होंने इस तरह के कयास आराइयों को ख़त्म करने के लिए बयान दिया है। ख्याल है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां प्लेनरी इजलास जारी है। सोनिया गांधी ने अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी ने मुश्किल यात्रा को मुमकिन बनाया। उन्होंने कारकुनों को कांग्रेस की ताकत करार दिया और कहा कि पार्टी मुल्क की मफाद के लिए लड़ेगी। सोनिया गांधी ने ज़ाती मफाद को बालाए ताक रखकर नज़्मो ज़ब्त के साथ काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में हम ज़रूर कामयाब होंगे। एक लाइन मैं बोलूंगी इस उम्मीद के साथ कि अगली पंक्ति, अगली लाइन आप कहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे आपसे 2 मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी, आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है, यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है। और मीडिया को भी कहूंगी, जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। हमारी ताकत हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा 2 मकसद से की गई। मकसद था देश को जोड़ने का और ताकत देने का। दूसरा मकसद था कि देश के वो मुद्दे जो हाशिए पर चले गए हैं, उन मुद्दों को केंद्र में लाकर चर्चा कर उसके हल देना।
और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम दोनों में कामयाब हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी ने इस उम्मीद से इन बातों को, जब भारत जोड़ो यात्रा में देश के कर्ज में डूबे किसान ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेल रही बहनों ने, आदिवासी दलितों ने, सरहदों के किसानों ने, खड़े किस हमारे जवानों ने और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने रखा। राहुल गांधी जी ने संसद में इस पे सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अडानी पर चिप्पी नहीं टूटती, प्रधानमंत्री जी की बेरोजगारी महंगाई पर चुप्पी नहीं टूटी, और प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी का सरनेम गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं पूछने लग गए। आज पंजाब में राहुल गांधी जी के दिए हुए बयान आज वायरल हो रहे हैं। पंजाब आज जल रहा है। श्री राहुल गांधी जी की कही कही एक बात सच हो रही है कि राहुल गांधी जी ने कहा था पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ है, पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है, पंजाब प्रयोगशाला नहीं बन सकता। बयान सिंह जी की कुर्बानी हो, इंदिरा गांधी जी की शहादत देकर पंजाब में कांग्रेस ने शांति बहाल की। आज उस शांति को एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विश्वास दिलाते हैं कि इस देश की तानाशाह सरकार को हम झुका कर रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंच पर है। हम इस आधी आबादी जो महंगाई की मार झेल रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। देश में अगर कहीं पर भी मात्र 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर मिल रहा है तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है। बाकी जगह 1300 का सिलेंडर सब्सिडी बंद है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ के मॉडल पर हिमाचल का चुनाव जीत कर आए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, उसका मॉडल और उनको भी बधाई देना चाहती हूं। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस इसी जोश और जज्बे के साथ एक रहते हुए हमें इन फिरकाप्रस्त ताकतों से लड़ना होगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। मंच का भी जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मुबैना शराब घोटाले में सीबीआई के सामने पेश होने से पहले कहा कि वो भगत सिंह के पैरोकार हैं, इसलिए चंद माह जेल में रहना पड़े तो कोई परवाह नहीं है। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि आज फिर से सीबीआई के पास जा रहा हूं, पूरी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करूंगा। लाखों बच्चों की मोहब्बत और करोड़ों हमवतनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे चंद माह जेल में रहना पड़े। वो भगत सिंह के पैरोकार हैं। भगत सिंह मुल्क के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। ऐसे झूठे इल्ज़ामात की वजह से जेल जाना तो छोटी सी बात है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल से खौफज़दा है, इसलिए वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की पुलिस ने के जरिए हमारे काउंसलरों अरकान असम्बली को डिटेन किया जा रहा है। हम मुल्क की खातिर एक बार नहीं 1000 बार गिरफ्तारी देंगे। दरअसल 19 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कुछ दिनों की छूट मांग ली थी कि वो देहरी के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से बजट की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जिससे उन्हें रियायत मिल गई थी। सीबीआई ने एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए उन्हें आज यानी इतवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जारी 85वां कांग्रेस प्लेनरी इजलास के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी कारकुन ही कांग्रेस की असल ताकत है। उन्होंने कहा कि हमारा काम इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना है जिन्हें लगता है कि मुल्क में कुछ गलत हो रहा है और इसकी मुखालफत करनी चाहिए। मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को हिम्मत दी है। वज़ीर आज़म मुल्क की जायदाद अपने दोस्तों को दे रहे हैं। सनअतकारों के हज़ारों करोड़ के कर्ज़े माफ़ किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंतखाबात करीब है, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो जाएं। हमारे पास सिर्फ 1 साल बाकी हैं। कांग्रेस से मुल्क को काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना हम कैसे करेंगे, इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और 3 दिनों से चर्चा चल रही है। इसके बारे में मैं कुछ 1-2 अपनी बातें कहना चाहती हूँ। ख़ास तौर से उन कार्यकर्ताओं के लिए जो देश भर में हैं लेकिन आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है? वो अनोखे लाल है जो इस झंडे को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। वो दिनेश है जो आज दिख नहीं रहा है, जो इसी तरह से देश के ध्वज को लेकर नंगे पांव चला। कल किसी ने नसीब पठान जी का नाम लिया।
उत्तर प्रदेश के एक नेता थे। आजीवन कांग्रेस के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई। उसी तरह से मैं कई नाम ले सकती हूँ। कल जब शोक प्रस्ताव हुआ, ईश्वर चंद्र शुक्ला जी का नाम नहीं लिया, लेकिन ईश्वर चंद्र शुक्ला जी, उनको टिकट नहीं मिला चुनाव में, फिर भी वे प्रचार किए और प्रचार करते करते उनका देहांत हुआ। मैं पच्चू पासी का नाम ले सकती हूँ, जो रोज़ सुबह वही सफ़ेद जूते पहनकर गांव-गांव जाते थे, कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे, कांग्रेस का झंडा फहराए रखे। उनका भी देहांत हुआ। यूपी में हम मजाक में कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस सफरर होता है। जो यूपी के कार्यकर्ता हैं ये समझेंगे ये बात। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है, वो मैं आज थोड़ा उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं, और ये सही है। हमने कहा है कि मंडल तक हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव कागज़ पे नहीं रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव जाएं, ब्लॉक ब्लॉक जाएं और अपने संगठन को मजबूती से बनाएं। भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई। जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। देश भर से लोग आए, कन्याकुमारी में आए, केरल में आए, मध्य प्रदेश में आए, हर जगह जहाँ जहाँ यात्रा गई वहाँ आए। जब कश्मीर में थे तो मैं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी, यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे हम। उन महिलाओं ने मुझे कहा कि 3 सालों से उनको घर से निकलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें हिम्मत दी, वे बाहर आए। तो ये हिम्मत दिलाना, ये हम कांग्रेस जनों का काम है, जो समझ रहे हैं कि देश में गलत हो रहा है, जो देश की राजनीति को देखकर समझ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें भी समझाना, उनके पास जाना हमारा काम है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने गिले शिकवे अलग करने पड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहाँ जहाँ हम जाते हैं रोज़गार नहीं है। रोज़गार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं, उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा। ये कांग्रेस पार्टी इन 3 दिनों से जितने भी प्रस्ताव ला रही है, जैसे किसानों के लिए मैं आज पढ़ रही थी कि एक प्रस्ताव है कि न्याय योजना की तरह हमें किसानों के लिए एक योजना बनानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के प्लेनरी इजलास के आखिरी दिन राहुल गांधी ने खिताब किया। राहुल गांधी ने खिताब के दौरान जहां कश्मीर से कन्याकुमारी के भारत जोड़ो यात्रा के अपने तजुर्बात का इश्तराक किया, वहीं मरकजी हुकूमत, बीजेपी और आरएसएस को भी निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रह तहरीक चलाने वाले हैं और आरएसएस और बीजेपी वाले सत्ताग्रही इक़्तिदार को हज़म वाले हैं। अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में उन्होंने अडानी पर सवाल किया और पूछा कि वो 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर किस तरह पहुँचे।
आखिर मुल्क की पॉलिसियाँ कहाँ हैं जो अडानी को फ़ायदा पहुँचता है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है जो सब के सब इसकी हिफाजत कर रहे हैं। शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है, इस पर तहकीकात क्यों नहीं हो रही है और जेपी तश्कील क्यों नहीं दी जा रही है। वज़ीर आज़म कह सकते थे कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता है क्योंकि मुल्क का सारा पैसा एक शख्स के पास जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजापाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे एक फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है रक्षा क्यों कर रही है? क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सुनिए, और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? अदानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अदानी जी की शेल कंपनी है बाहर। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, पता तो लगाना चाहिए ये पैसा किसका है, शेल कंपनीज किसकी हैं, मगर नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है, उनका नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में फोटो दिखती है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, स्टेट बैंक चेयरमैन बैठे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अदानी जी बैठे हैं एक मेज पर। स्टेट बैंक $1 बिलियन का लोन दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी उस मेज पे क्यों बैठे हैं? क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी का
स्टेट बैंक और अदानी के बीच में क्या लेना देना? तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछे, नरेंद्र मोदी जी से पूछे, बहुत सीधा जवाब था, कोई रिश्ता नहीं है। सिंपल सा जवाब था। हमने पूछा रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।